हे हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बोला कि वेरिएशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या टाइप्स ऑफ वेरिएशन, किस किस तरह के वेरिएशंस होते हैं, वो सब हम आज के लेक्चर में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पूरे सीक्वेंस में लेक्चर्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो जिस तरह से आपको सूटेबल हो आप वो देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो वेरिएशन शुरू करते हैं। वेरिएशन, ओके। सो व्हाट इज़ वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोले कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे जो एक सिंगल स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे अपने दूसरे मेंबर से। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म थे, इस ग्रुप में रहते थे। ठीक है, तो इस ग्रुप में रहने वाले मान लो 100 मेंबर्स थे और इनमें से लगभग 5 में जो था वो कुछ डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो उस डिफरेंस ये जो 5 थे वो इन 95 से थोड़े अलग दिखने लगे। सो दैट इज़ वेरिएशन। ठीक है, कुछ चेंज आ गया। अब ये जो वेरिएशन है आपका, ये आपका एक बहुत ही मतलब जैसे हमने पीछे पढ़ के आया ना कि दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस बिहाइंड द इवोल्यूशन, तो इसको भी हम वेरिएशन को भी एक फंडामेंटल प्रोग्रेसिव फैक्टर मानते हैं इवोल्यूशन का। दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रोग्रेसिव फैक्टर फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, और वेरिएशन जो होती हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। सिंपल सी बात है, हमने देखा था कि जो वेरिएशन आपका सोमेटिक सेल्स में होती हैं वो तो नहीं होती ट्रांसफ़र, बट जो जर्मिनल सेल्स में होती हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है, तो जो मैंने 2-3 पॉइंट यहाँ पे आपको बोले वो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ और फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ वेरिएशन बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने डिफाइन कर दिया। तो मैं अगर इसको डिफाइन करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ द प्रोसेस वेयर बाय members of a single species come to be different among themselves। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया वही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। एंड मैंने फिर आपको एक अगला पॉइंट बताया था कि वेरिएशन जो होती है वो एक फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट वो है, तो वेरिएशन इज द फर्स्ट एंड one of the most fundamental progressive factor for evolution। ठीक है, so it is first and one of the most fundamental progressive factor for evolution। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बोले। और फिर मैंने आपको बोला कि वेरिएशन कैन बी ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, हो सकती हैं, जो होंगी वो कौन सी वाली होंगी? वो जर्मिनल वाली होंगी, और जो नहीं होंगी वो कौन सी होंगी? वो सोमेटिक वाली होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के टाइप्स पढ़ते हैं, फिर उसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा वेरिएशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में आप देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो देखो, अलग अलग बेसिस पे हम वेरिएशन को डिफाइन करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो मैं बेसिकली आपके 2-3 फैक्टर बताता हूँ किस किस बेस पे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड, मतलब किस तरह से वेरिएशन स्प्रेड हो रहा है। तो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड। ये ऑन द बेसिस है मैंने, ठीक है, तो मैं हमेशा शॉर्ट में इसको OTB लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड के बेस पे अगर हम देखें तो 2 तरह का वेरिएशन होता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल वेरिएशन। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि ये कुछ ही, मतलब एक जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 100 की पॉपुलेशन थी तो सिर्फ 5 लोगों में हुआ। ठीक है, तो कुछ ही हो गए। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्टेड टू सम इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, तो उसको हम बोल देंगे इंडिविजुअल वेरिएशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है आपका ग्रुप वेरिएशन। ठीक है, ग्रुप वेरिएशन क्या होगा? ग्रुप वेरिएशन, मान लो कि ये 100 में से 20 के 2-3 ग्रुप, 5 ग्रुप बने हुए थे मान लो, है ना। तो ये 20 के 5 ग्रुप थे, तो मान लो ये जो वेरिएशन हुआ वो इस ग्रुप में हो गया। ठीक है, इस पूरे ग्रुप में वेरिएशन आ गया और इन बाकी किसी में वेरिएशन नहीं आया। ठीक है, तो मतलब इट अगर्स इन अ पॉपुलेशन, इट अगर्स इन अ ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में हो गया ऑफ द सेम स्पीशीज। तो यही इंग्लिश में लिखना आपको, अगर्स इन अ group of population of the same species।
ठीक है, सब में नहीं हुआ है, सिर्फ एक ग्रुप में हो गया पर्टिकुलर, यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स में हो गया। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं वेरिएशन को। तो नेचर के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करने लगेंगे तो ये हमारा 2-3 तरह का हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हम बोलेंगे कि एक तो हम हेरिडिटी के बेस पे कर सकते हैं कि जर्मिनल होगा या एक्वायर्ड होगा, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जर्मिनल एक्वायर्ड का मतलब क्या है कि ये हेरिडिटी के बेस पे है, बेस्ड ऑन हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी के बेस पे। मतलब ये वाला होगा, अगर जर्म सेल्स में वेरिएशन हुआ तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा, बट अगर एक्वायर्ड सेल में हुआ, सोमेटिक सेल में हुआ तो वो नहीं होगा, तो दैट इज बेस्ड ऑन द हेरिडिटी। दूसरा हमारा हो जाता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट वेरिएशन। डिटर्मिनेट और एंड लिख देते ना, जर्मिनल एक्वायर्ड, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो एक ये हो गया। तो ये किसके बेस पे, ये आपका डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन के बेस पे, मतलब जो डिटर्मिनेट होगा वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में हो रहा होगा, जो इनडिटर्मिनेट है वो कैसे भी कुछ भी हो सकता है उसमें, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे होगा। और थर्ड है आपका कॉन्टिन्यूस एंड, ये तीनों आपने नाम सुन रखे हैं पहले ही, बस ये है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये किस बेस पे, ये उस बेस पे होता है कि कितने कंट्रोलिंग ट्रेड जो है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ तीनों। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं जर्मिनल वेरिएशन। तो फर्स्ट जो था हमारा वो जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। इसको हम ब्लास्टोजेनिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लास्टोजेनिक? ब्लास्टोजेनिक क्योंकि ब्लास्टोला स्टेज में हो रहा है, ब्लास्टोजेनिक हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जर्मिनल वेरिएशन होते हैं बेसिकली जर्म सेल्स में वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। तो जर्म सेल्स में वेरिएशन हो रहा है तो ये कैसे होंगे, ये हेरिटेबल होंगे। सो दीज आर हेरिटेबल एंड इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि विद इन द बॉडी हो रहे हैं, मतलब बॉडी के अंदर ही हो रहे हैं, बॉडी के अंदर ही ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इनको इंट्रिंसिक बोलते हैं। और ये आपके प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल्स में। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, इसी को आपको इंग्लिश में सेंटेंस बना लेना है। तो ऐसे आप लिख लेना कि दे आर हेरिटेबल, इंट्रिंसिक एंड प्रेजेंट इन द जर्म सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा कि ये जर्मिनल है ना, तो ये दो मतलब किसी भी वजह से होता है, या तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से हो सकता है, ठीक है। मान लो कि जो जीन्स थे वो रिकम्बाइन कर गए और उनकी वजह से कोई नए ग्रुप ऑफ जीन्स बन गए, या म्यूटेशन हो गया उनमें, ऐसा भी बोल सकते हो। तो या तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो मैं ड्यू टू, तो आप ऐसे लिख लेना, इट इज़ ईदर ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन of genes forming new groups और due to mutation, ठीक है। तो ये हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आगे पढ़ेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिटेल में, मतलब जीन्स का रिकॉम्बिनेशन हो गया, जैसे मॉर्गन ने करा था ना ड्रोसोफिला पे, वही वाला है। तो या तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन हो गया या म्यूटेशन हो गया, तो दोनों में से किसी की वजह से भी जर्मिनल म्यूटेशन आपका, जर्मिनल वेरिएशन आ सकता है आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो होता है ये बेसिकली किस में होना चाहिए, जर्म सेल्स में होना, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है ना, अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनल डिफरेंशिएशन जो होता है उसी में होना चाहिए, तभी आपका ये अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। और इसमें एग्जांपल के तौर में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो जो मैंने अभी लाइन बोली ना आपको कि ये आपका प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में ही होगा और अर्ली जर्मिनल डिफरेंशिएशन के टाइम पे ही होगा, तो ये आप इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें एग्जाम्पल बताऊँ तो इसमें एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि अकरेंस ऑफ जो कुछ इंसान होते हैं, जैसे ऋतिक रोशन है, तो उसमें क्या है कि 5 की जगह 6 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 6 डिजिट्स हैं तो वो एक सुपर न्यूमररी डिजिट आ गया, तो सुपर न्यूमररी डिजिट क्या गया, तो उसके जर्मिनल वेरिएशन हुआ कुछ, उसके ना जेनेटिक म्यूटेशन हुआ उसका, तो उसकी वजह से उसका 6 डिजिट आ गया आपका, ठीक है। तो दैट इज अकरेंस ऑफ सुपर न्यूमररी डिजिट। अब वो मैन में भी हो सकता है, कैट में भी हो सकता है, हॉर्स में भी हो सकता है, सब में, मतलब किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जर्मिनल वेरिएशन। उसके बाद इसका दूसरा वेरिएशन, दूसरा जो टाइप था वो था आपका एक्वायर्ड वेरिएशन। एक्वायर्ड को हम क्या बोलते हैं, सोमेटिक बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स में हो रहा है। जैसे मान लो बॉडी बिल्डर ने बॉडी बनाई तो सोमेटिक सेल्स उनकी जो थी वो मस्कुलर हो गया, बट ये सोमेटिक वेरिएशन आपका अगली जनरेशन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि रेसलर का बेटा तो रेसलर नहीं है ना, तो ये नॉन हेरिटेबल है, नॉन हेरिटेबल, ठीक है।
और नॉन हेरिटेबल है तो इसका मतलब ये कोई इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले भी नहीं करेंगे, एंड डज नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन, डू नॉट प्ले एनी रोल इन इवोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो इनका कोई रोल नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हेरिटेबल ही नहीं है तो रोल कहाँ से होगा। ठीक है, तो वही मैं एग्जांपल वही दे देता हूँ कि बॉडी बिल्डर, या आपने अगर देखा हो कि जो ये होते हैं ब्लैक स्मिथ जो होते हैं ना, उनका राइट हैंड और राइट साइड की जो चेस्ट मसल होती है, मतलब जैसे ये है ना, तो इसका जो राइट हैंड होगा, तो राइट हैंड कौन सा होगा उसका, ये इस साइड वाला, तो इस साइड की चेस्ट और इस साइड की जो आर्म होती है वो थोड़ी मस्कुलर होती है, बट उसका जो बेटा पैदा होगा वो थोड़ी ना मस्कुलर, मतलब इस राइट साइड की मस्कुलर चेस्ट और राइट साइड का मस्कुलर हाथ लेके पैदा हुआ, तो ये एक्वायर्ड था, मतलब जैसा उसने काम करा वैसा उसका मसल्स की ग्रोथ हुई, बट वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होती है। सो दीज आर द जर्मिनल एंड एक्वायर्ड वेरिएशन। देन हमने देखा था डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट का, तो ये आपका मान लो ए था, तो ये ए के दो पार्ट हो गए, ये बी है आपका, तो इसमें आपका पहला हो गया इनडिटर्मिनेट। हम देख लेते हैं इनडिटर्मिनेट वेरिएशन। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट वेरिएशन में क्या होता है, ये नाम देखो, नाम में सुन रहा है इनडिटर्मिनेट, मतलब कोई डिटर्मिनेशन नहीं है इसका, तो इट अकर्स इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, कोई लॉ नहीं है इसको गवर्न करने के लिए, कोई कुछ नहीं है, बट ये कहीं भी किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पहले मैं लिख देता हूँ जो मैंने बोला, दे अकर्स इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन विदाउट apparently being governed by any law। देखो मेरी राइटिंग गंदी है मुझे पता है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप ध्यान से लेक्चर को सुने ताकि राइटिंग का जो इशू है वो ओवरकम हो जाए। इसमें मैंने बहुत कोशिश करी बट नहीं हो पाता है मेरे से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। मैं हर वर्ड बोलता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कुछ लिख के निकल गया जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना है। ओके, सो इनडिटरमिनेट वेरिएशन क्या होती है, दे अकर्स इन एनी पॉसिबल डायरेक्शन, मतलब किसी कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है और कोई लॉ नहीं है इनको गवर्न करने के लिए। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दे देता हूँ आपका कि जो ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस होता है, तो ह्यूमन में जो हाइट होती है आपका वो एक इनडिटरमिनेट वेरिएशन है, मतलब कोई भी छोटा हो सकता है कोई भी बड़ा हो सकता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि तुम छोटे ही होगे तुम बड़े ही होगे, तो किसी का किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। हाँ, हालांकि उसमें जेनेटिक फैक्टर होता है एक, बट हमेशा वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि वेरिएशन of size in closely related organism। ठीक है, कोई मोटा होगा कोई पतला होगा कोई छोटा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। उसके बाद आपका ये हो गया आपका इनडिटर्मिनेट। ठीक है, उसके बाद इसी में दूसरा जो था वो आपका डिटर्मिनेट था, डिटर्मिनेट वेरिएशन। ठीक है, तो डिटर्मिनेट वेरिएशन में क्या है, डिटर्मिनेट वेरिएशन का क्या मतलब है, डिटर्मिनेट वेरिएशन का मतलब है, देखो ये डिटर्मिनेट इसके नाम में आ रहा है डिटर्मिनेट। ठीक है, तो दे अकर्स इन अ सर्टेन डेफिनेट लाइन और डायरेक्शन। ठीक है, और जैसे एडेप्टिव रेडिएशन का हमने एग्जांपल देखा था ना, तो वो आपका एक टाइप का डिटर्मिनेट वेरिएशन है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। जो फिंचेस थी वो इधर से उधर गई, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका इवोल्यूशन हुआ नेचुरल सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दे अकर्स इन सर्टेन डेफिनेट लाइंस या डायरेक्शंस। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। और जैसे मान लो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आप ये भी बोल सकते हो दे अकर्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। जैसे मैंने फिंचेस का एग्जांपल दिया, तो अकर्स इन लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा बचा है वो कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बताता हूँ। C1 इज कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, ये हम पहले भी बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या है, वही जो डार्विन ने बोला था, एक ग्रेजुअल होता है और क्लियर कट नहीं होता, नॉट क्लियर कट। अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल से।
ठीक है। मान लो कुछ चेंजेस आए इस जनरेशन में, कुछ चेंजेस आए, ठीक है, बट वो क्लियरली विजिबल नहीं है, फिर वो चेंजेस अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो गए, फिर ऐसे ही होते 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 हुए फिर बाद में मतलब बहुत सारी जनरेशन के बाद जाके पता चला अरे कुछ चेंज हो गया जनरेशन में, मतलब स्पीशीज़ में कुछ चेंज हो गया। मान लो इसके 2 हाथ थे तो 3 हाथ हो गए, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसा है नहीं, बट मान लो कुछ भी आपका ऐसा हुआ जो एकदम से आप एक पर्टिकुलर किसी एक यहाँ पे जो स्पीशीज़ की जो लीनियज चल रहा है ना, तो यहाँ पर मतलब आप बता नहीं सकते कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ हाइट का एग्जांपल देखो आप। तो हाइट में क्या होता है कि हाइट मान लो बहुत छोटा है कोई स्मॉल हाइट, और आपका बहुत कोई बहुत बड़ा है लार्ज हाइट, तो इसके बीच में हाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है आपका, मतलब किसी की भी हाइट कुछ भी हो सकती है, तो दो एक्सट्रीम के बीच में आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो दैट इज़ ग्रेजुअल और नॉट क्लियर कट, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है कि किसका क्या होगा, तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। और इसमें आपका आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जीन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मे बी ड्यू टू जीन्स और इन्वायरमेंटल इफेक्ट, और बोथ दोनों की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें आप एग्जांपल क्या बोलोगे, वेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेट, उसकी हाइट, ठीक है, उसका स्किन कलर भी बोल सकते हो आप, स्किन का जो कलर होता है वो भी आपका जीन से भी हो सकता है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी हो सकता है उस पर, ठीक है। तो मतलब मान लो कोई अफ्रीका में रह रहा है तो उसका स्किन कलर नॉर्मली डार्क ही होगा क्योंकि उसका क्लाइमेट वैसा है, ठीक है। तो ये आपके जो वेरिएशन होते हैं ये कॉन्टिन्यूस वेरिएशन का सिंपल सी लाइन में अगर आपको समझना तो एक क्लियर कट किसी आप पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग में नहीं बता सकते कि यहाँ पर कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बता सकते हो कि हाँ भाई कुछ चेंजेस आए हैं यहाँ पर। तो बिटवीन डिफरेंट जनरेशन कोई क्लियर कट स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पर, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस। देन इसका दूसरा ऑपोजिट होता है डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन का क्या मतलब हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन मतलब ये कोई जनरेशन टू जनरेशन नहीं चलने वाला है। इसमें क्या होगा कि मान लो म्यूटेशन हो गया, तो म्यूटेशन हो गया तो मान लो कल को किसी के हेयर कलर जो था, मैं इसमें एग्जांपल हेयर कलर देता हूँ, हेयर कलर, या हेयर कलर के अलावा आप आई कलर भी दे सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी का हेयर कलर या आई कलर मान लो किसी का ग्रीन है तो वो ग्रीन ही होगा, किसी का ब्लू है तो वो ब्लू ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई मान लो कल को पर्पल कुछ हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब कुछ अजूबा नहीं हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो जो चीज़ है वही होंगी और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्लियर कट डिमार्केशन दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक में, कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, मतलब ग्रीन और ब्लू का मिक्स होकर कुछ नया आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्लियर कट कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी चीज़ की होगी, एंड देयर आर नो इंटरमीडिएट्स, ठीक है। बीच का कुछ नहीं होगा, इसमें इंटरमीडिएट है बट यहाँ पर इंटरमीडिएट के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, वही जो मैंने आपको दिया, हेयर कलर, आई कलर, या ब्लड ग्रुप भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो बी होगा, या तो ए बी होगा, या तो ओ होगा, ठीक है। तो इन्हीं में से होगा। तो अब इनके अलावा तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ मान लो आपका सी आ जाए, या मतलब अगर म्यूटेशन हो गया तो हो सकता है, बट अभी के पॉसिबिलिटी के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं हो सकता ना कि इसी में कुछ मतलब थोड़ा सा ये आ जाए, थोड़ा सा ये आ जाए, थोड़ा सा ये आ जाए, तो ऐसा नहीं है, कोई इंटरमीडिएट नहीं है, क्लियर कट है, ठीक है। तो ये आपका डिसकंटिन्यूस है, तो ये मेनली म्यूटेशन की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब आप कंटिन्यूएशन का आप ग्राफ बनाते हो तो आपको ग्राफ ये बेल शेप मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं वो नहीं होती हैं, बेसिकली जो एवरेज वैल्यू होती है उसी को कंसिडर किया जाता है। मतलब जो एवरेज हाइट होती है तो हम बोलते हैं कि एवरेज हाइट ये है, जो एवरेज स्किन कलर होता है इंडियंस का, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले तो ब्राउन है, तो एवरेज ब्राउन होंगे। तो जो बहुत ज़्यादा वाइट है, जो बहुत ज़्यादा ब्लैक है, उनको कंसिडर नहीं किया जाता है कंटिन्यूस वेरिएशन में, ठीक है। और इसमें तो मतलब जो भी हो रहा है वो आपका बार ग्राफ में लिखा था, मतलब जो भी कुछ चेंज आया वो पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट होता है, ओके। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ वेरिएशन। अब लास्ट पॉइंट इसमें बचता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इन इवोल्यूशन। तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, हम बस, ठीक है, थोड़ा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके मैं आपको लिख रहा हूँ। तो सिग्निफिकेंस क्या है वेरिएशन का, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ये लिख दिया सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन इन इवोल्यूशन। तो जो हमने पढ़ा है वही मैंने समराइज कर दिया, 3 सिग्निफिकेंस मैंने यहाँ पे लिखी। तो एक तो मैंने वही बोला कि जो हेरिटेबल वेरिएशंस होती हैं, जो जर्मिनल वेरिएशंस होती हैं, वही आपका नेचुरल सिलेक्शन का एक बेस तैयार करती हैं, ठीक है। बेसिकली एक फंडामेंटल फोर्स की तरह काम करती हैं और उसी की वजह से फिर आगे इवोल्यूशन फर्दर प्रोसीड करता है। तो एक तो ये हो गया, तो मैंने ये लिखा, हेरिटेबल वेरिएशंस सर्व्स एज द न्यू मटेरियल फॉर द फोर्सेज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू एक्ट एंड इवोल्यूशन प्रोसेस प्रोग्रेसेस, ठीक है।
तो ये हो गया। दूसरा आपका हेरिटेबल वेरिएशन जो होती है वो आपकी एक्यूमुलेट होती हैं और उसकी वजह से स्पेशिएशन भी हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो था उसकी ऑफस्प्रिंग में कुछ मतलब हेरिटेबल वेरिएशन हुआ, कुछ चेंजेस आ गए, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि वो स्पीशीज जो थी ना, उस स्पीशीज की जगह कोई दूसरी स्पीशीज ही बन के आ जाएगी, ठीक है। तो ये हम अभी आइसोलेशन में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा। तो बस आप ये समझ लो कि हेरिटेबल वेरिएशन अगर वो एक्यूमुलेट होती जाती है ओवर अ पॉपुलेशन, तो वो फिर कुछ टाइम बाद नई स्पीशीज का रूप ले लेती हैं, ठीक है। तो दैट इज सेकंड पॉइंट। तो हेरिटेबल वेरिएशन बाय देयर एक्यूमुलेशन कैन लीड टू स्पेसिएशन। एंड थर्ड वन इज कि जो नॉन हेरिटेबल वेरिएशन होती हैं उनका कोई इवोल्यूशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, मतलब वो सोमेटिक जो वेरिएशन हो रहा है, जो सोमेटिक सेल में चेंजेस आ रहे हैं, वो अगली जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं। हमने पढ़ा ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं जिनको, तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, तो उनका इवोल्यूशन में कोई काम नहीं है। बट अगर उसी जनरेशन के बेस पे बोलें, मतलब जिस जनरेशन में वो हुए हैं, अगर उसी जनरेशन के बेस पे अगर बोलें, तो वो वेरिएशन जो होते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ऑन सिंगल जनरेशन बेसिस, मतलब जिस जनरेशन में ये नॉन हेरिटेबल वेरिएशन हो रहे हैं उसी जनरेशन की बेसिस पे बोल रहे हैं कि दीज वेरिएशंस, दीज कौन से, ये नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस सर्व्स टू इंक्रीज द इंडिविजुअल्स फिटनेस, ठीक है। तो ये जो जिस मतलब वैसे तो इवोल्यूशन में कोई इनका रोल नहीं है, बट जिस और जनरेशन में ये हो रहे हैं उसमें, उस जैसे बॉडी बिल्डर है तो उसकी फिटनेस है बढ़ गई है, जिस भी टाइप के वेरिएशन आपके देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सिग्निफिकेंस है। तो हमने यहाँ पर वेरिएशन देख लिया, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन देख ली 2 लाइन में, फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स देख लिए कि क्या क्या टाइप्स हैं वेरिएशन के, है ना। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस देख लिया हमने वेरिएशन की क्या क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।